हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 का एक सीरीज चल रहा है, साप्ताहिक सीरीज, जिसका आज सेकेंड डे है, जिसमें हम आपको 1000 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें कि डे वन करके दिया गया होगा, उसमें हमने लगभग 85-86 क्वेश्चन कवर करवाया था। और आज के इस वीडियो में लगभग 60 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी 4 और ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए। दूसरा क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चे को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ऑप्शन ए दिया गया है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लोकसभा का कार्यकाल है, मतलब लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन दिया गया है 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल और ऑप्शन डी है 6 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत में अगर जब कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो उसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन बी में है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जिसको कहते हैं, और ऑप्शन सी में दिया गया है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जब कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो उसका शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करवाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान है, यानी कि जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दिया गया पहला, ऑप्शन बी दूसरा और ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में पहला स्थान है। और आपसे अगर पूछा जाए जनसंख्या के संदर्भ में विश्व में दूसरा स्थान पर कौन आता है, तो दूसरा स्थान पर चीन आता है। इससे कुछ दिन पहले तक था भारत दूसरा नंबर पर। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का पहला देश बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में है विश्व में। अगला 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन दिया गया है पूंजीवाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डैश करके ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, ऑप्शन बी वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जितना ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है कृषि में, ऑप्शन बी उद्योग में, ऑप्शन सी व्यापार में और ऑप्शन डी है यातायात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि में। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा
और ऑप्शन डी है कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कपास जो है ये नकदी फसल के रूप में आता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन बी विकसित राष्ट्र के रूप में, ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, और ऑप्शन डी है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र में। क्योंकि जैसे कि विकसित राष्ट्र की बात की जाए, जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, ये सब विकसित राष्ट्र है, और ये भारत जो है ये विकासशील राष्ट्र है। इसलिए 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देख लीजिए। भारत बाहुमूल्य में आयात करता है। भारत बाहुमूल्य में किस चीज का आयात करता है? ऑप्शन ए दिया गया है जूट, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी नमक, और ऑप्शन डी है चाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो दिया गया है एलपीजी, इसका भारत बहुमूल्य रूप में आयात करता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जो है उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन दिया गया है 1983 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में, और ऑप्शन डी है 1997 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। भारत में अधिवक्ता अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर नामक एक बांध बनाया जा रहा है, वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फिल्म से संबंधित पुरस्कार है। ना ही सशस्त्र सेनाएं से संबंधित है, ना ही साहित्य से है, और ना ही खेलकूद से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिल्म से संबंधित है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, विंबलडन चैंपियन किस खेल से संबंधित है? विंबलडन चैंपियन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है बैडमिंटन से, ऑप्शन क्रिकेट से, ऑप्शन सी फुटबॉल से, और ऑप्शन डी है टेनिस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेनिस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश में, अगला ऑप्शन है राजस्थान में, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राजस्थान में है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है गाय, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, और ऑप्शन डी है हिरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है दूध से, ऑप्शन बी चाय से, ऑप्शन सी चीनी से, ऑप्शन डी है कॉफी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध से। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, नील नदी गिरती है, यानी कि नील नदी का जो मिलाप होता है किस महासागर में जाकर होता है? ऑप्शन ए दिया गया है काला सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, और ऑप्शन सी है भूम भूमध्य सागर में, और ऑप्शन डी है अरब सागर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। नील नदी जो है हिंद महासागर में जाकर गिरती है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी मौसिमराम,
और ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी दिया गया है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौसिमराम। मौसिमराम मेघालय में पड़ता है, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान के लिए नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होता है भारत में। अगला देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यदि एक हीमोफिलिक पुरुष और एक सामान्य स्त्री का विवाह हो तो संतान होगी। यदि कोई हेमोफिलिक स्त्री सॉरी पुरुष और एक सामान्य स्त्री का विवाह होता है तो उसका संतान कैसा होगा। ऑप्शन में दिया गया है सभी लड़के हेमोफिलिक होंगे। ऑप्शन बी है समान सभी सामान्य होंगे। ऑप्शन सी लड़कियां हेमोफिलिक होंगे। एवं डी दिया गया है सभी संतानें हीमोफिलिक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी सामान्य होंगे। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। एस्केरिस पाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है पशुओं की आंत में। ऑप्शन बी मनुष्य के रक्त में। ऑप्शन सी सुअर की पेशियों में और ऑप्शन डी है मनुष्य के आंत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एस्केरिस जो है मनुष्य के आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 23 नंबर है। मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन दिया गया है एपीकल्चर। ऑप्शन बी पीसीकल्चर। ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर और ऑप्शन डी है हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है एपीकल्चर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाह उत्पन्न होता है। लाह जो है कहाँ से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए दिया गया है पेड़ों की छाल से। ऑप्शन बी कीटों के अंडाशय से और ऑप्शन सी है कीटों के मल पदार्थ से और ऑप्शन नंबर डी है कीट के शरीर के प्रवंश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीट के शरीर के प्रावण से जो है लाह उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। मलेरिया रोग कौन सा वेक्टर है। ऑप्शन में दिया गया है मादा क्यूलेक्स। ऑप्शन बी मादा एनाफिलीज। ऑप्शन सी में है नर एनाफिलीज और ऑप्शन डी जो है ये दिया गया है घरेलू मक्खी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया होता है। ये मलेरिया का वेक्टर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको सही आंसर लगाना है मादा एनाफिलीज। ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है। ऑप्शन में दिया गया है इसमें एंटीबॉडी होते हैं। ऑप्शन बी इसमें लोहा पाया जाता है। ऑप्शन सी यह स्वादिष्ट होता है और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है इसमें एंटीबॉडी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 नंबर है। कॉड लीवर तेल प्रचुर स्रोत होता है। कॉड लीवर तेल जो होता है वो किस चीज का प्रचुर स्रोत होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए का। ऑप्शन बी विटामिन सी का। ऑप्शन सी दिया गया है कैल्शियम का और ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन डी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉड लीवर तेल का प्रचुर स्रोत होता है विटामिन डी का। इसका प्रचुर स्रोत होता है विटामिन डी का। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है। सबसे विषैली मछली है। ऑप्शन में दिया गया है स्टोन मछली। ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा। ऑप्शन सी विद्युत मछली और ऑप्शन डी है आरा मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टोन मछली जो है सबसे विषैली मछली होती है। ठीक है, स्टोन मछली। अगला देख लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्यों। ऑप्शन दिया गया है वाक कोष्ठक यानी कि वोकल सेक के कारण। ऑप्शन बी है बड़े आकार के कारण और ऑप्शन सी है बड़े ध्वनि बक्स के कारण। ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाक कोष्ठक के कारण, यानी कि वोकल सेक जो होता है उसके कारण नर मेढक ज्यादा जोर से बोल लेता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। छिपकलियों के ऊपर अगर कोई भी रिसर्च होता है तो उसका क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी है ऑफियोलॉजी और ऑप्शन सी कैलोलॉजी और ऑप्शन डी है सेरोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेरोलॉजी।
छिपकलियों पर जब कोई भी अध्ययन होता है तो उसको सेरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आकाश किस रंग से नीला होता है। सॉरी, आकाश किस कारण से नीला होता है। आकाश को जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी में वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का कारण। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। और ऑप्शन डी है वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा। सेल्सियस स्केल पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 98.4 डिग्री सेल्सियस। 33 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है फ्यूज के रूप में। ऑप्शन बी धारा को फिल्टर करने में। ऑप्शन सी वोल्टेज चेंज करने में। और ऑप्शन डी धारा को प्रवाहित करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज को चेंज करने के लिए। क्योंकि नॉर्मल में भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब देख लेते हैं कि आप लोगों के घर में जो बिजली का सप्लाई आता है वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से आता है। ट्रांसफार्मर के पास हाई वोल्टेज आता है और वो आपको नॉर्मल करके वोल्टेज को अपने घरेलू यूज के लिए भेजता है। इसलिए आप समझ सकते हैं इसका ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है वोल्टेज चेंज करने में किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। ऑप्शन ए दिया गया है हेविली डोप्ड। ऑप्शन बी लाइटली डोप्ड। ऑप्शन सी मॉडरेटली डोप्ड। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है लाइटली डोप्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का जो आधार होता है लाइटली डोप्ड होता है। 35 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। ऑप्शन दिया गया है सिल्वर यानी कि चांदी जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी कॉपर जिसको तांबा कहते हैं। और ऑप्शन सी में है एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसमें पूछ रहा है उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व की बात हो रही है तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिल्वर। जो चांदी है ये सबसे ज्यादा विद्युत चालकता वाला तत्व है इन सारे ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन है 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। उस पर कोई बल लगाने पर वह 40 सेकेंड में 45 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। लगे बल की गणना करें। देख लीजिए किसी 15 केजी का द्रव्यमान वाला एक कोई वस्तु है, पिंड है। वो 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है और उस पर बल कितना लग रहा है। सॉरी, उस पर कोई बल लग रहा है, बल नहीं पता है कितना लग रहा है। वो 40 सेकेंड बाद उसका स्पीड हो जाता है 45 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो इस स्थिति में उसका बल निकालना है। तो उसका बल निकालने के लिए आपको आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए में दिया गया है 10.5 न्यूटन। ऑप्शन बी 11.25 न्यूटन। ऑप्शन सी 12 न्यूटन। और ऑप्शन डी है 15 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 न्यूटन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में 8 केजी। ऑप्शन बी 5 केजी। ऑप्शन सी 18 केजी। और ऑप्शन डी है 11 केजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 केजी जो है इसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच आकर्षण बल 9x इंटू 10 पावर 7 न्यूटन हो तो वस्तु का द्रव्यमान निकालें। यदि g बराबर 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। और पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है 6.4 इंटू 10⁻24 kg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 9.17 इंटू 10⁶ kg। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक 8 मीट्रिक टन की कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही है, इसके संवेग की गणना करें। एक 8 मीट्रिक टन का कोई कार है और वो उसका स्पीड जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी संवेग की गणना करने के लिए कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1,60,000 इसकी संवेग होगी। और 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक लीवर का हैंडल 40 सेंटीमीटर लंबा है, इसके द्वारा 150 न्यूटन का बल आरोपित कर एक नट खोला जाता है। उसी नट को खोलने के लिए कितने लंबे लीवर की आवश्यकता होगी यदि लगाए जाने वाला बल सिर्फ 50 न्यूटन हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 40 नंबर का ऑप्शन नंबर डी 1.2 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि 41 नंबर। इसमें दिया गया है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, और ऑप्शन बी दिया गया है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ऑप्शन सी में है प्रोटॉन का परित्याग करती है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब कोई भी वस्तु धनावेशित होती है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती रहती है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। बैटरी में जो हम लोग एसिड डालते हैं वो कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन ए दिया गया है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। बैटरी में जो एसिड इस्तेमाल होता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरा में जो अम्ल पाया जाता है, जो एसिड पाया जाता है, वो कौन सा एसिड होता है? ऑप्शन दिया गया है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल रहता है नींबू और संतरा में। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, जिसका मतलब है फिक्सेशन, का अर्थ क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट्रोजन का द्रवीकरण, और ऑप्शन बी दिया गया है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन करना, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन वो एमिनो में परिवर्तन, और ऑप्शन डी है वायुमंडल की नाइट्रोजन का पिंडन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन। नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन करना, नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हड्डियों के भंजक आसवन से, ऑप्शन बी वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, ऑप्शन सी में है जंतुओं के मांस के जलने से, ऑप्शन डी है वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु की अनुपस्थिति में जब किसी जंतु का हड्डी जलाया जाता है तो उससे जंतु चारकोल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य अवयव के द्वारा जुड़े हो उसे डैश कहते हैं। कोई वाक्य है जो दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य के अवयव से जुड़ा रहता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है सरल वाक्य उसको कहते हैं, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य कहते हैं, और ऑप्शन डी है आश्रित वाक्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो संयुक्त वाक्य इसको कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो शब्द कांस जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन ए में है समास, ऑप्शन बी संधि,
ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में लगा दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान बन जाता है, उसे डैश कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है द्विगुण समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी है नंद समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, जीव जंतु कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया गया तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है अवयवी भाव समास, ऑप्शन डी है द्विगुण समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वंद्व समास जो है जीव जंतु में द्वंद्व समास है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? निम्नांकित में कौन सा स्वर संधि का भेद भेद नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है दृष्टि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि और ऑप्शन डी है यंज संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दृष्टि संधि, ये जो है ये स्वर संधि का भेद नहीं है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में जी हाँ कौन सा निपात है? यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है जिसमें कहा गया जी हाँ मैंने काम करना आरंभ कर दिया है। इस वाक्य में पूछ रहा है कि जी हाँ कौन सा निपात है? जी हाँ, ऑप्शन ए में दिया गया है निषेधात्मक निपात, ऑप्शन बी बलदायक निपात, ऑप्शन सी दिया गया है प्रश्नबोधक निवास और ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक निपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलदायक निपात। 52 नंबर क्वेश्चन में है उन्नयन का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है उन्न जोड़ यन, ऑप्शन बी उन जोड़ यन, ऑप्शन सी दिया गया है उन जोड़ नयन, ऑप्शन डी है उत जोड़ नयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है उत जोड़ नयन, यानी कि उन्नयन का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 53 नंबर क्वेश्चन है, मनीषा शब्द का विशेषण रूप से निम्नलिखित में से कौन है? मनीषा शब्द का विशेषण पूछ रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है मनीष मानसी, ऑप्शन बी मानुषी, ऑप्शन सी है मनीषी और ऑप्शन डी है मानसिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनीषी। मनीषा शब्द का विशेषण मनीषी होता है। 54 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, रंगशाला में समास है। रंगशाला जो है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगुण समास, ऑप्शन डी है अवयवी भाव समास। तो रंगशाला में जो है इसमें समास है ऑप्शन नंबर आपका हो गया ये बी, तत्पुरुष समास। रंगशाला में जो है तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची कौन है? ऑप्शन ए दिया गया है चपला, ऑप्शन बी दामिनी, ऑप्शन सी समीर और ऑप्शन डी है विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समीर जो है पवन का पर्यायवाची रूप है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 3 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार और ऑप्शन डी है अगणित प्रकार, यानी कि अनगिनत प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 3। हिंदी में पर्यायवाची शब्दों के 3 प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन है 57, गायक में संधि है, यानी कि गायक जो शब्द है इसमें कौन सा संधि है? ऑप्शन ए दिया गया है वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन बी आयादी स्वर संधि और ऑप्शन सी है यन स्वर संधि और ऑप्शन डी है व्यंजन संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयादी स्वर संधि। गायक में जो है आयादी स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा।
दिग्दर्शन जो है इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है दिक जोड़ दर्शन, ऑप्शन बी दिग जोड़ दर्शन, ऑप्शन सी दिह जोड़ दर्शन, ऑप्शन डी है दिग जोड़ दर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दिग जोड़ दर्शन यानी कि दिग्दर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हथेली पर आग रखकर दिखाना, ऑप्शन बी कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन सी अंगारों में जलकर दिखाना, ऑप्शन डी है अग्नि में प्रवेश करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कठिन परिस्थिति में पड़ना। यानी कि अग्नि परीक्षा देने का मुहावरे का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बदनाम व्यक्ति को बुराई का डर, यानी कि एक वाक्य दिया गया है बदनाम व्यक्ति को बुराई का डर को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से लोकोक्तियों में से कौन सा उपयुक्त है? यानी कि ये एक मुहावरा नीचे दिया गया है ऑप्शन में, ये बदनाम व्यक्ति के बुराइयों का डर इसको व्यक्त करने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है बद अच्छा बदनाम बुरा, ऑप्शन बी कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, ऑप्शन सी उतर गई लोई तो क्या करे कोई, ऑप्शन डी है मुदो नैन कतहु कोई नाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उतर गई लोई तो क्या करे कोई। यानी कि बदनाम व्यक्तियों को बुराई का डर, बुराई का क्या डर, इसका जो है मुहावरा हो जाएगा उतर गई लोई तो क्या करे कोई। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट डे यानी कि डे 3 में अगला वीडियो आएगा। इससे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों का 90% चांस है कि आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। विशेष जानकारी के लिए आप लोग www.rtgstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। न्यू जॉब अपडेट्स, न्यू एडमिट कार्ड हो गया या करंट जॉब्स हो गया, अपकमिंग जॉब्स हो गया या किसी भी चीज़ का रिजल्ट आ गया, ये सारी जानकारी इस चीज़ पर आपको उपलब्ध होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।